गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। खासकर आज ये जो वीडियो है ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें 8th क्लास की जो साइंस है इसको हम कंप्लीट करवाएंगे कुछ वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कुछ बेसिक बातें इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं। तो रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो भी इन वीडियो से अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। जो बायोलॉजी से और साइंस से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और रीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सभी जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से इनके द्वारा अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक आपने यदि बोर्ड क्लास की तैयारी या प्रिपरेशन नहीं करी है तो 1 महीने में हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो जो चैप्टर है वो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। साइंस का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो किसान वर्ग हैं और किसान वर्ग से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं कि किस प्रकार से क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं, जो फील्ड में कभी गए नहीं हैं, जिनके खेत नहीं हैं, तो वो इनके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो उन विद्यार्थियों को ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर साथ आप बने रहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए ये ईजी रहेगा। तो बच्चों, फसल उत्पादन का मतलब है फसल को उत्पादित करना। अब फसल को उत्पादित करने के लिए बहुत सी जो कठिन क्रियाएं हैं वो करनी पड़ती हैं। फसल उत्पादन कोई एक दिन का कार्य नहीं है कि आज हमने फसल जो है बीज बोए और दूसरे दिन क्रॉप तैयार हो गई। क्रॉप को तैयार होने में कई महीनों का समय लगता है, और कुछ जो फसलें हैं वो विशेष ऋतु में ही बोई जाती हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फसलों को कौन कौन सी ऋतुओं में बोया जाता है और उन फसलों को क्या कहा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे हम फसलों का। और साथ ही साथ हम जो विभिन्न प्रकार के चरण हैं फसल तैयार करने के उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र में किसी एक ही प्रकार की फसल को हम उगाकर और उसका चरणबद्ध तरीके से पालन पोषण करके जब वो तैयार हो जाती है, पक जाती है, पकने के बाद में उसको काटना, उसका भंडारण करना, यहाँ तक की पूरी प्रोसेस है। तो शुरुआत इसमें मिट्टी की तैयारी से होती है। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ता है, मिट्टी को पोला बनाना पड़ता है। उसके बाद में ही सारी जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे कि कृषि पद्धति क्या है। तो कृषि पद्धति क्या है, तो परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, नोट्स तैयार करते चलिए, कि फसल उत्पादन के लिए खेत में किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सभी कृषि पद्धति कहलाती हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धति कहलाते हैं।
या कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कृषि पद्धति क्या है, तो आप कहेंगे फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फसल यानी क्रॉप किसे कहते हैं। तो खेत में उगाए जाने वाले जो पौधे हैं वो क्रॉप नहीं कहलाते। क्रॉप की एक जो डेफिनेशन है, प्रमुख डेफिनेशन या प्रमुख जो परिभाषा है वो क्या है, देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे गेहूं की फसल, जैसे बाजरे की फसल, तो गेहूं की जो फसल है उसमें केवल गेहूं के पौधे ही होंगे। तो यदि किसी निश्चित स्थान पर हम एक ही किस्म के पौधों को उगा रहे हैं तो उसे ही हम फसल कह सकते हैं। यदि हम बहुत सारे जो पौधे हैं उनको एक जगह मिश्रित करके उगाते हैं तो वो मिश्रित फसल कहलाती है। फसल की डेफिनेशन केवल यही रहेगी, आपको यही लिखना है एग्जाम में कि जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मक्के की फसल, ऐसे विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। अब इन फसलों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मोटे मोटे तौर पर हम पढ़ें तो फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। लिखेंगे फसलों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है खरीफ की फसल। पहली हम जो क्रॉप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खरीफ की फसल। तो डेफिनेशन में लिखेंगे हम कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में ली जाती है, जो वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसलें हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जिन फसलों को बोया जाता है वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। और महीने की बात करें तो इनका है जून से सितंबर तक। जून में इनको बोएंगे और सितंबर तक ये कटकर तैयार हो जाती हैं। तो जून से सितंबर तक इनका अवधि काल है। यदि पूछे खरीफ की फसल की जो अवधि है वो कौन सी है, तो जून से सितंबर है। अब कौन कौन सी फसलें हैं इसमें, प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे धान है, मक्का है, ये भी खरीफ की फसल है, बाजरा, मूंग,
उड़द, मूंगफली, ये सब धान की फसलें हैं। तो इनको वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। जून से सितंबर तक इनका जीवन अवधि काल है। प्रमुख फसलें हैं धान, बाजरा, धान, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, ये प्रमुख रूप से खरीफ की फसल कहलाती हैं। सेकंड जो क्रॉप है वो है रबी की फसल। रबी की फसल दूसरी जो क्रॉप है वो है रबी की फसल। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में ली जाती है। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल है वो कहलाती है रबी की फसल। तो शीत ऋतु में बोएंगे तो कौन से माह में हमें इनको बोना पड़ेगा, या इनके जीवन अवधि काल अगर पूछे महीनों के हिसाब से तो हम बताएंगे अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च तक इनकी क्रॉपिंग की जाएगी। अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसल तैयार होती है। अक्टूबर में बोएंगे और मध्य मार्च तक या अंतिम मार्च तक इसकी कटाई कर ली जाती है। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं है, जौ है, जौ है, मटर है, सरसों है और अलसी है। ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो यदि रबी और खरीफ की जो फसल हैं इनमें हमें अंतर करवाता है कि इनमें डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस लिखिए, तो हम लिख देंगे कि इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जबकि रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों की जीवन अवधि जून से सितंबर होती है और रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक ली जाती है। रबी की फसलों में खरीफ की फसलों में प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली, और रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, सरसों और अलसी। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अलावा एक जायद की फसल और होती है। जायद की जो फसल है उसको ग्रीष्म ऋतु में लिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के केवल 2 महीने में ही उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है और कुछ प्रमुख सब्जियां हैं, उनका उत्पादन ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। उनको कहते हैं जायद की फसल। तो मुख्य रूप से हमारे केवल इस चैप्टर में 2 फसलें हैं, रबी की और खरीफ की फसल, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया इसमें कृषि पद्धति के बारे में, फसल के बारे में पढ़ लिया और फसल के प्रमुख वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब हम कृषि पद्धति में पढ़ेंगे जो फसल तैयार करने के विभिन्न चरण हैं उनके बारे में। तो अब हम फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना। पहला और इम्पोर्टेंट चरण है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, तो इसमें यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए, तो पहले चरण आप लिखोगे मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को ढीला किया जाता है, भुरभुरा बनाया जाता है, उसको पलटा जाता है। यदि खेत सूखा है तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें सिंचाई भी कर ली जाती है, मतलब पानी दे दिया जाता है खेत में। तो पानी देने से क्या हो जाता है, मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है। उसके बाद में हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा उसको जोता जाता है, उसकी जुताई की
जाती है, जिससे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं और उनको फिर पाटे के द्वारा तोड़ा जाता है। मिट्टी को तैयार करने पर जब मिट्टी पोली या भुरभुरी हो जाती है तो उससे फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पोली मिट्टी का सबसे पहला लाभ है कि पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। जब मिट्टी पोली होगी, भुरभुरी हो जाएगी, तो बीज जो होंगे, बीजों से निकलने वाली जो जड़ें होंगी वो आसानी से मृदा में प्रवेश कर पाएंगी, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो कठोर नहीं है, वो सॉफ्ट हो गया है, तो उससे जड़ें आसानी से गहराई में जा सकती हैं। दूसरा जो लाभ है वो है पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन क्रिया कर सकती हैं। तो उनको रेस्पायरेशन जो करना है, पौधों को श्वसन क्रिया जो करनी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्या हो गया, वायु की मात्रा बढ़ जाती है, सहरंध्रित हो जाती है मिट्टी उलटने और पलटने से। तीसरा लाभ है जल एवं पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होंगे पौधों की जड़ों को। जब खेत में हम सिंचाई करेंगे तो मिट्टी की केवल ऊपरी परत तक ही जल नहीं होगा, जल क्या है नीचे भी संचरित होगा और पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चौथा जो लाभ है वो है केंचुओं और लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होगी, क्योंकि कठोर मृदा में वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिट्टी जब पोली हो जाती है तो ऐसे सूक्ष्म जीव आसानी से मृदा में प्रवेश करके जो मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा में भी इजाफा करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं केंचुओं को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो केंचुआ है वो क्या करता है, खेत के अंदर उपस्थित जो सड़े गले पदार्थ हैं या मिट्टी है, उस मिट्टी को खाकर ही मिट्टी को खाकर वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। जब वो जो मल त्याग करता है वो वर्मी कहलाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो खेत के लिए बहुत ही उपजाऊ खाद होती है, बहुत ही अच्छी खाद होती है ये। पांचवा लाभ है मृदा में रंध्र अवकाश बढ़ जाएंगे। रंध्र अवकाशों के बढ़ने से क्या होगा? रंध्र अवकाशों की संख्या बढ़ने से जो मृदा में वायु और जल खनिज लवण जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, जिनको पौधों की जड़ें हैं या पौधे हैं आसानी से ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद मिट्टी को पोला करने के लिए या पलटने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे जुताई कहते हैं। परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे कि मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। मिट्टी को उलट पलट कर जो पोला बनाया जाता है उसे ही जुताई कहते हैं। जुताई का जो कार्य है वो हल से किया जाता है। अब हल दो प्रकार के होते हैं, एक देसी हल होता है, एक लोहे का हल होता है। तो इनको हम पढ़ेंगे कृषि औजारों के अंतर्गत। तो कृषि औजार प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो कृषि औजार में आपके हल आता है, कुदाली है, कल्टीवेटर है ना, थ्रेसर मशीन है, हसिया है, दांतली है, दराती है, हार्वेस्टर जो मशीन है वो हैं। ये सब कृषि औजारों के अंतर्गत आती है, जो कृषण क्रियाओं में, यानी जो खेत में की जानी फसल उत्पादन करने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं वो कृषण क्रिया हैं, उनको करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल के बारे में। कृषि औजारों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम हल के बारे में। हल क्या है? तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि दो बैलों की जोड़ी हैं, एक आगे जोड़ी चल रही है, दूसरी बैलों की जोड़ी पीछे चल रही है। इसमें दो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में एक लकड़ी से बना हुआ औजार है। इस लकड़ी से बने हुए औजार को ही हल कहते हैं। तो हल की बनावट के बारे में यदि हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो हम बताएंगे जो हल है ये लकड़ी से बना हुआ होता है और बैल, ऊंट या घोड़ों के द्वारा इसको खींचा जाता है। लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है इसके अंतिम सिरे पर, जिसे फाल कहते हैं। इसका जो मुख्य भाग है वो लंबी लकड़ी का बना होता है। इस भाग को हल सेप्ट कहते हैं। हल सेप्ट जो होती है उसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर जोतने के लिए डंडा लगा होता है। ये जो डंडा है ये दो बैलों की गर्दन पे रखा जाता है और दोनों बैलों के बीच से एक लंबा सिरा आता है और फाल वाला जो सिरा है वो भूमि के अंदर रखा जाता है, भूमि पे, और वो जब चलता है तो मिट्टी की खुदाई होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से खेत में हल जोता जाता था। यदि इसके हल के कार्य भी यदि आपको पूछ ले एग्जामिनर तो आप बताएंगे पहला कार्य जुताई के लिए, दूसरा कार्य आप लिखेंगे खाद या उर्वरक मिलाने के लिए,
तीसरा कार्य है खरपतवार निकालने के लिए, और चौथा कार्य है मिट्टी खुरचने के लिए, हल का कार्य। इसके बाद कुदाली है। कुदाली का कार्य है, कुदाली खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के काम में आती है। ये जो होती है, इसका हत्था जो होता है, पकड़ने वाला भाग, वो लकड़ी का बना होता है, और खुदाई करने वाला जो भाग है वो धनुष के आकार की तिकोनी एक पत्ती, एक ब्लेड होती है लोहे की, वो होती है, उससे खुदाई की जाती है। खरपतवार भी निकाल सकते हैं, साथ ही मिट्टी को खोद भी सकते हैं। इसके बाद में कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर एक प्रकार का आधुनिक हल है। यह लोहे का बना हुआ होता है, जिस पे 3 या 4 तिकोनी लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं, जो खेत की जुताई करने का कार्य करती हैं। इसमें श्रम और पैसे दोनों की बचत हो जाती है और कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है। मिट्टी तैयार करने के बाद में हम फसल उत्पादन का दूसरा चरण पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं बुआई। तो बुआई करना, फसल उत्पादन का जो दूसरा चरण है वो है बुआई। तो बुआई के लिए हमें बीजों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा चरण है बुआई करना। तो बुआई किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे स्वस्थ बीजों को खेत में बोना ही बुआई कहलाता है। स्वस्थ बीजों को खेत में बोना ही बुआई कहलाता है। स्वस्थ बीजों को खेत में बोना ही बुआई कहलाता है। अब स्वस्थ बीज किस प्रकार प्राप्त करें? तो इसके लिए स्वस्थ बीज प्राप्त करने की विधि है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया इसके बारे में कि स्वस्थ बीज प्राप्त करने की कौन सी विधि है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बाल्टी पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद में यदि हम खेत में चने बो रहे हैं या गेहूं बो रहे हैं, तो गेहूं के जो बीज हैं उनको क्या करेंगे, बाल्टी के अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। कुछ देर हम प्रतीक्षा करेंगे और कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो क्षतिग्रस्त और खोखले जो बीज हैं वो पानी की सतह पर तैरते हुए नज़र आने लगे हैं। इन बीजों को हम निकाल कर अलग कर देंगे और जो भारी बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, वो बाल्टी के पैंदे में बैठ जाते हैं। उन बीजों को हम बाल्टी से निकालते हैं, उनको सुखाते हैं और उसके बाद में स्वस्थ बीज बोने के लिए हमारे पास तैयार हो जाते हैं। अब बुआई करने के लिए कुछ परंपरागत औजार हैं। तो पहले के जो देसी हल था उसके साथ में ही एक कीपनुमा आकृति का एक हिस्सा उससे जुड़ा हुआ होता था। तो ये जो कीप होती थी, इस कीप में एक एक करके दाने डाले जाते थे और कीप का जो नुकीला हिस्सा था नीचे की तरफ हल के पास या फाल के पास निकला हुआ, वहाँ एक एक बीज गिरता जाता था और हल आगे जैसे जैसे चलता था वैसे वैसे कतारों के अंदर जो हमारे बीज हैं वो लगते जाते थे। लेकिन अब जो है वो विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक हल आ गए हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो उसमें जो हल होते हैं उनके ऊपर एक पेटी सी लगी हुई होती है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। इस पेटी के अंदर क्या होता है, इस पेटी में जितना भी बीज होता है वो भर दिया जाता है और उसके बाद में जब ये हल चलता है तो प्रत्येक जो हल है उसके जो कीप हैं उनमें एक बीज डलते जाते हैं, गिरते जाते हैं और कतारों के अंदर बुआई हो जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यह किसान खेत में बुआई कर रहा है। तो अब खेत में हमने क्या कर दिए, बीजों की बुआई कर दी है। बीजों की बुआई के बाद में जो अगली जो क्रिया है वो है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक फसल के अंदर क्या करते हैं, पौधा जो होता है पौधे को मजबूत करते हैं, पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं और पौधे को बढ़ने के लिए एक
खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। तो देखिए खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। तो फसल उत्पादन का तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद एवं उर्वरक क्या पदार्थ, कौन से पदार्थ हैं, परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए जो पदार्थ मृदा या मिट्टी में मिलाए जाते हैं या डाले जाते हैं उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद के रूप में जैसे उदाहरण के रूप में लिखेंगे खाद के रूप में, हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, यूरिया आदि। तो ये जो हैं ये हैं उर्वरक और ये जो हैं इनको हम खाद कहते हैं। तो हम मुख्य रूप से अब खाद और उर्वरक में अंतर पढ़ते हैं कि खाद क्या हैं और उर्वरक क्या हैं। तो देखिए इधर हम लिखते हैं खाद और यहाँ लिखते हैं हम उर्वरक। इनमें डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि खाद जो है खेतों में बनाई जाती है, लिखेंगे खाद को खेतों में बनाया जाता है और ये कहाँ बनती है, ये फैक्ट्री में तैयार की जाती है। इसमें लिखेंगे उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि जो खाद है वो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है। खाद मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है। और ये जो है मृदा की उर्वरा जो क्षमता है उसको कम करती है। मृदा की उर्वरा क्षमता को कम करते हैं, इनका कार्य है। उर्वरक जो खेत में हम डालते हैं वो मृदा की उपजाऊता को कम करते जा रहे हैं। ये कुछ समय के लिए उत्पादन तो हमें अधिक दे देंगे, लेकिन ये जो मिट्टी है उसकी जो संरचना है उसको खराब कर देते हैं और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो बंजर होती जाती है। तो तीसरा हम अंतर लिख सकते हैं कि खाद मृदा को उपजाऊ
बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, मृदा को बंजर बनाते हैं। ये मृदा को बंजर बनाते हैं। चौथा अंतर हम लिखेंगे इनमें कि खाद मृदा की संरचना का निर्माण करते हैं। मृदा की संरचना का निर्माण करते हैं और उर्वरक जो है मृदा की संरचना खराब करते हैं। ये निर्माण करते हैं, वो संरचना को खराब करते हैं। और डिफरेंस में आप इसके प्रकार लिख सकते हैं, खाद कौन कौन सी होती है तो लिख देंगे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ हम लिखेंगे डीएपी, यूरिया, एसएसपी आदि। म्यूरेट ऑफ पोटास है, एमओपी जिसे कहते हैं। तो उर्वरकों का कार्य जो है मृदा की संरचना को कम करना है। इसलिए क्या हो रहा है, अब आधुनिक समय में इन उर्वरकों को खेती से बाहर किया जा रहा है और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैविक खेती जो है इसमें केवल गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खादों का उपयोग करके ही फसलों को उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि ये जो उर्वरक हैं इनको जब हम मृदा में मिलाते हैं तो पौधे इनको ग्रहण करते हैं और इनका कुछ अंश जो होता है वो खाद्यान्न के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता जा रहा है, जिनके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मनुष्य ग्रसित हो रहा है। इसलिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती जो है एक अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। और जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे दामों में बिकते हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जैविक खेती को ही आपको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि आपके माता पिता उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं खेत में, यदि आपके माता पिता उर्वरक का खेत में अधिक उपयोग करते हैं तो आप उनको समझाइए, उनको मना कीजिए, उनको जैविक खेती करने के लिए ही प्रोत्साहित कीजिए। तो ये डिफरेंस हैं, ये खेतों में बनती है, ये फैक्ट्री में बनते हैं। दूसरा अंतर, ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, उर्वरक कम करते हैं। खाद मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक बंजर करते हैं। खाद मृदा की संरचना का निर्माण करते हैं, ये संरचना को खराब कर देते हैं। और उदाहरण में लिख देंगे, खाद जो होती है गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है। उर्वरक में डीएपी है, यूरिया है, एसएसपी है, किसान खाद जिसे कहते हैं, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास है, डबल सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है। तो ये प्रमुख उर्वरक हैं। साथ साथ जो खाद हैं ये वायुमंडल को प्रदूषित भी नहीं करती जब इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन जो उर्वरक हैं ये फैक्ट्रियों में जब तैयार किए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स इनमें मिलाए जाते हैं, जिनसे वायु प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है और साथ साथ ये खाद्य पदार्थों को विषाक्त भी बना रहे हैं। तो ये भी इनमें डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फसल उत्पादन का जो तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फसल उत्पादन के चौथे चरण की तरफ चलते हैं। तो फसल उत्पादन का चौथा चरण पढ़ेंगे, तो आप तब तक क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी जो साथी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं आपके साथ,
और वैसे भी आपके जो मित्र हैं उनको ये वीडियो पहुंचाइए व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने साथ जुड़ सकें। और आगे जब हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे, पूरे कंप्लीट आपको विज्ञान इस पे पढ़ाएंगे, और हो सके तो आपको 8th क्लास की जो मैथ है वो भी इसी चैनल पे मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे हम पढ़ते हैं फसल उत्पादन के चौथे चरण के बारे में। हम खेत में मिलाई जाने वाली जो खाद है उसके प्रमुख लाभों के बारे में पढ़ लेते हैं कि खाद का खेत में क्या लाभ है। तो देखिए, पढ़ते हैं खाद के लाभ के बारे में। लिखेंगे हम खाद के लाभ। पहला लाभ है मृदा को भुरभुरा बनाना। जिससे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद जो है, खाद को जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो जो मृदा है वो भुरभुरी हो जाती है, और इसके द्वारा मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी जल को धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा समय तक जल को पकड़ के रखती है अपने साथ में, उसको गुरुत्वीय जल के रूप में नीचे नहीं जाने देती। तो देखो, जल जो है, मृदा के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो केशिकीय जल होता है जो मृदा के कणों के आसपास होता है, और एक गुरुत्वीय जल है। गुरुत्वीय जल वो जल होता है जो पौधों के कोई काम नहीं आता, वो रिस कर नीचे चला जाता है। तो मृदा में जब खाद हम मिला देते हैं तो खाद मिलाने से मृदा के जो कण हैं वो पानी को ज़्यादा समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, वो रिस कर पानी को नीचे नहीं जाने देते हैं, जिससे काफ़ी समय तक मृदा नम बनी रहती है और पौधों को काफ़ी समय तक अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला लाभ खाद का क्या है कि मृदा को भुरभुरा बनाना, जिससे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो सके। दूसरा जो लाभ है वो है मृदा को सैरंध्र बनाना। सैरंध्र बनाना जिससे गैस विनिमय आसानी से हो सके। दूसरा जो लाभ है खाद का क्या है, मृदा को सैरंध्र बनाना। मृदा जब सैरंध्र होगी, मृदा में जब अधिक रंध्र होंगे तो क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। तो गैसों के आदान प्रदान से पौधों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और साथ ही साथ CO2 भी उपलब्ध हो जाएगी। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये अधिक मात्रा में पौधों के पास रहेंगे। आप जानते हैं कि पौधों की जो जड़ होती हैं, जड़ों के अंदर कुछ दाल वाली जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के अंदर राइजोबियम नाम का जो एक जीवाणु पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, ये जो होता है नाइट्रोफिकेशन का कार्य करता है, नाइट्रीकरण करता है। तो नाइट्रोजन जो गैस है उसको नाइट्रेट में बदलता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है, जिससे पौधों की बढ़वार होती है। तो नाइट्रीकरण भी आसानी से हो जाएगा। तो गैस विनिमय है, गैसों का विनिमय का मतलब होता है गैसों का स्वतः ही
आपस में मिलना गैस विनिमय कहलाता है। तो जब मिट्टी सैरंध्र रहेगी तो बहुत सी जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान होता रहेगा मृदा में, तो जो मृदा है सवातित हो जाएगी या सैरंध्रित हो जाएगी खाद मिलाने से। तीसरा जो लाभ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि खाद जो है इससे मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। मृदा में खाद मिलाने पर बहुत से जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनको भी भोजन मिलेगा खाद से। खाद को खाएंगे और खाद को खाने के बाद में वो अपने मल के रूप में एक अच्छी और अधिक पोषक तत्वों वाले जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट है जैसे, वो किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। तो मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि होगी जो पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पहुंचाने में या प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इसके बाद में जो चौथा लाभ है, चौथे लाभ के रूप में हम लिखेंगे चौथा जो लाभ है वो है मृदा गठन का सुधार। मृदा की जो संरचना है, मृदा का जो गठन है, मृदा का जो कंपाउंड है कि मृदा किस प्रकार से बनी हुई होती है, उस मृदा के गठन को सुधारते हैं खाद। कैसे सुधारते हैं आपको पढ़ा अपने ऊपर की भुरभुरा बनाते हैं, मृदा को सैरंध्रित बना देंगे, लाभदायक जीवाणु की वृद्धि कर देंगे तो हुमस की मात्रा बढ़ेगी। हुमस की मात्रा बढ़ने से भी मृदा गठन का सुधार होगा। तो मृदा का गठन जो है वो सुधारने के लिए भी खाद का उपयोग किया जाता है। तो खाद के ये लाभ हैं। पहला है मृदा को भुरभुरा बनाना जिससे जलधारण क्षमता बढ़े। दूसरा है मृदा को सैरंध्र बनाना जिससे गैसीय विनिमय में आसानी हो। तीसरा है मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने के लिए। और चौथा मृदा गठन का सुधार करने के लिए खेत में खाद मिलाई जाती है। तो खाद या जैविक खाद पूछ ले, यहाँ पे तो आप जैविक खाद के ये लाभ लिखेंगे। खाद के लाभ पूछे तो भी यही लाभ आपको बताने हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा हुआ फसल उत्पादन का चरण। इसके बाद में चौथा जो चरण है वो है सिंचाई करना। तो खेतों में जो सिंचाई की जाती है वो क्यों की जाती है? ताकि पौधों को आसानी से जो जल है वो उपलब्ध हो सके। जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पौधों को जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए खेत में नियमित अंतराल पर जो जल दिया जाता है उसे ही सिंचाई कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि खेत में फसल को जल उपलब्ध करवाने के लिए नियमित अंतराल पर जो जल दिया जाता है वो ही सिंचाई कहलाता है। खेत में, खाली खेत में यदि आप पानी दे रहे हैं तो वो सिंचाई नहीं कहलाता। सिंचाई केवल कहलाएगी कि फसल आपके खेत में है और फिर आप उस फसल को लाभ पहुंचाने के लिए यदि जल दे रहे हैं खेत में तो वो ही सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई बार बार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम एक बार ही सिंचाई कर लें तो बार बार सिंचाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो जल हम खेत में पौधों को उपलब्ध करवा रहे हैं या खेत में हम जो जल दे रहे हैं वो संपूर्ण जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है। कुछ जल तो वाष्पीकरण के कारण ही नष्ट हो जाता है, कुछ जल गुरुत्वीय जल के रूप में या रिस कर नीचे चला जाता है। जल का केवल कुछ % भाग ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है और वापस कुछ दिनों बाद में जो मृदा है वो सूख जाती है और फिर से हमें खेतों में बारंबार जो जल देना पड़ता है। तो ये सिंचाई में लिख सकते हैं सिंचाई की परिभाषा। और सिंचाई के बारे में यदि पूछे कि खेतों में जल क्यों दिया जाता है तो उसकी ये बता सकते हैं कि इस प्रकार से खेतों में जल दिया जाता है। अब खेतों में जो जल देने की परंपरागत विधियां भी हैं और आधुनिक विधियां भी हैं। दोनों विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत जो विधियां हैं उनके बारे में। परंपरागत विधियां कौन कौन सी हैं खेत में सिंचाई की? सिंचाई करना कौन सा चरण है? चौथा चरण है।
तो देखो परंपरागत विधियां, तो परंपरागत विधियों में या परंपरागत, सबसे पहले सिंचाई के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत सबसे पहले हैं परंपरागत स्रोत। परिभाषा हम लिख देंगे कि वह स्रोत जो बहुत प्राचीन समय में खेतों में सिंचाई करने के काम आते थे, उन्हें हम सिंचाई के परंपरागत स्रोत कहते हैं। अब परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे खडीन है, खडीन है, नाड़ी है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है, ये परंपरागत स्रोत हैं। आधुनिक स्रोतों की बात करें तो आधुनिक स्रोत में हैं नहरें, नदियां और नलकूप। ये सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक स्रोत में आते हैं। नलकूपों के द्वारा ही अधिकतर सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा भी राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ कुछ ज़िलों में नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जा रही है। तो नहर और जलकूप, इनके द्वारा खेतों में जो सिंचाई होती है, ये आधुनिक स्रोत हैं। तो इसके बाद में देखिए आधुनिक जो साधन हैं, उसमें नलकूप के अलावा मोटर पंप भी हैं। मोटर से चलने वाले जो पंप हैं, मोटर पंप, इनके द्वारा भी सिंचाई होती है। अब परंपरागत विधियां कौन कौन सी जल की? सिंचाई की परंपरागत विधियां, तो इसमें पहला है रहट द्वारा सिंचाई। रहट द्वारा, चमड़े का बना हुआ होता था, ये बैलों के द्वारा खींचा जाता था और जिससे एक बार में थोड़े बहुत मात्रा में जल निकाला जाता था, फिर दोबारा बैलों को घुमाते थे, फिर ये पानी के अंदर डूबता था और फिर बैल जब आगे जाते थे बाहर निकलता था। इस प्रकार से काफ़ी समय और श्रम ज़्यादा लगता था, तब जाके सिंचाई हो पाती थी। तो रहट के द्वारा करते थे। मोठ, और तीसरी परंपरागत सिंचाई जो विधि है वो कौन सी है? मशक से भी सिंचाई करते थे पहले। मशक, मशक द्वारा, घिरनी के द्वारा, घिरनी, घिरनी द्वारा। तो ये सिंचाई की परंपरागत विधियां हैं। तो अब हम सिंचाई की आधुनिक विधियों की चर्चा करेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधि, जिसमें पहली विधि है छिड़काव तंत्र या फव्वारे द्वारा सिंचाई। द्वारा सिंचाई, देखिए छिड़काव तंत्र या फव्वारे द्वारा सिंचाई क्या है? तो देखिए जहाँ पर भूमि असमतल होती है, असमतल
जो भूमि होती है वहाँ यह सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है। जहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, समतल भूमि नहीं होती है, वहाँ पाइपों का जाल बिछाते हैं और उनके ऊपर ऊर्ध्व पाइप लगाए जाते हैं। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर लगे होते हैं नोजल। मुख्य पाइप लाइन में जब पंप के द्वारा पानी भेजा जाता है तो नोजल घूमते हैं और घूमते हुए पानी का छिड़काव बरसात की तरह होता है पूरी फसल पर, तो इसलिए इसको छिड़काव तंत्र कहते हैं। तो देखिए, समझते हैं इसके बारे में। आपको याद करना है, कैसे याद होगा देखो फटाफट। तो असमतल भूमि में ये सिंचाई की जाती है। दूसरी बात, जल की उपलब्धता जहाँ कम होती है, कम होती है, वहाँ भी ये सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले ऊर्ध्व पाइप होते हैं। ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी जो सिरे होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं नोजल, छिद्र वाले नोजल लगे होते हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो घूमते हैं। ये जो ऊर्ध्व पाइप हैं ये निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब इस मुख्य पाइप में क्या करते हैं, पंप के द्वारा जब जल इस मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो मुख्य पाइपों से जल पहुंचता है। ऊर्ध्व जो खड़े पाइप, जो ऐसे वाले जो पाइप हैं, इनके ऊपर ऊर्ध्व पाइप ऐसे लगे होते हैं और इनके ऊपर लगे होते हैं घूमने वाले स्प्रिंकलर ऐसे लगे होते हैं। जब ये घूमते हैं तो छिड़काव के रूप में पानी को भेजते हैं। तो निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप हैं। पंप के द्वारा जब इन मुख्य पाइपों में पानी आया तो ऊर्ध्व पाइपों में पानी जाता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर वाले सिरे पर क्या लगे होते हैं, नोजल। नोजल जब घूमते हैं, ये नोजल जब घूमते हैं तो घूमते हुए पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते हैं जो ऐसे लगता है जैसे बरसात हो रही हो। तो यह जो सिंचाई है, यह सिंचाई पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़ रेतीले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे कॉफ़ी के जो बड़े बड़े मैदान हैं, तो उन में ये जो सिंचाई विधि है ये बहुत ही उपयोगी होती है और इसमें जल की बचत भी काफ़ी मात्रा में होती है। तो यह छिड़काव तंत्र है। दूसरी जो विधि है वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि। वीडियो को रोककर आप ये नोट्स आपकी कॉपी में बना सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में, बाद में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरी है विधि बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि देखो, वैसे ये जो विधि है ये इजराइल की है। इजराइल जो देश है वहाँ इस विधि को ईजाद किया गया था। सबसे पहले इन्वेंट जो इस विधि का हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई विधि का, वो इजराइल देश से हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फलदार पौधे होते हैं, फलदार जो पौधे होते हैं, फलदार पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। यही सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई विधि कहलाती है। बड़े जो फलदार पौधे होते हैं, छोटी फसल में तो नहीं होता, लेकिन ऐसे पौधे जो थोड़ा घेराव उनका ज़्यादा होता है और निश्चित उनके मतलब पौधे से पौधे की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है, उनमें क्या होता है, उनमें छोटे छोटे जो पाइप हैं उनके द्वारा प्रत्येक पौधा जो होता है उसके पास एक जो है नोजल लगा दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके निश्चित समय अंतराल पर बूंद बूंद करके उसके जड़ में पानी की एक ड्रॉप गिरती रहती है, जिस ड्रॉप को पौधा सीधा ही ग्रहण कर लेता है। तो ये बूंद बूंद सिंचाई विधि है।
इसमें 90% तक जल की बचत होती है। 90% जल की बचत करने वाली जो विधि है वो यही विधि है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उनमें प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक जल की बचत करने वाली विधि कौन सी है, तो यही है बूंद बूंद सिंचाई विधि। कितने परसेंट? 90% जल का बचाव करती है, जल की बचत करने वाली यह विधि है। तो सिंचाई हमारी कंप्लीट हुई। फसल उत्पादन का 5वां इम्पोर्टेंट जो चरण है उस चरण को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम अब फसल में सिंचाई होने के बाद में फसल प्रबंधन के चौथा जो चरण है, 5वां जो चरण है, उस चरण में हम पढ़ेंगे कि खरपतवार जो खेतों में उग चुके हैं उनको कैसे निकालना जाए। तो खरपतवार निकालना अब हम पढ़ेंगे 5वें चरण में, खरपतवार निकालना। सबसे पहले खरपतवार या वीड्स क्या है? इंग्लिश में वीड्स कहते हैं। तो देखिए खरपतवार क्या हैं? फसल के साथ उगने वाले वे अनावश्यक पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। यह परिभाषा आप लिख सकते हैं कि फसल के साथ उगने वाले वे अनावश्यक पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। अब ये जो खरपतवार हैं नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? तो ये फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए करते हैं? जल के लिए, पोषक तत्वों के लिए, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है प्रकाश के लिए, वायु के लिए, खनिज लवणों के लिए और स्थान के लिए। इनके लिए पौधों से ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसल में जो हम जल देते हैं उनको ये खरपतवार ही ग्रहण कर लेते हैं, फसल को जल उपलब्ध नहीं होने देते। पोषक तत्व जो खेत में हमने मिलाए हैं पौधों के लिए उनको भी यही क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधों तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि ये जो है ये अपनी वृद्धि तेजी से करते हैं, क्योंकि इनको जल और पोषक तत्व पहले उपलब्ध हो रहा है। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश पहुंचने नहीं देते, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करके फसल को ढक लेते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पौधों तक नहीं पहुंच पाता, वायु भी पौधों तक नहीं पहुंच पाती, खनिज लवण भी नहीं पहुंच पाते और स्थान ये अत्यधिक मात्रा में घेर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से पौधों जो हमने फसल बोई है उस फसल के पौधों को ये निर्बल कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और अंत में यदि हमने ध्यान नहीं दिया, इनको समय पर खेत से नहीं निकाला, तो ये हमारी फसल को कमज़ोर बनाकर फसल को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए समय समय पर खेत से क्या निकालना आवश्यक है? खरपतवार निकालना भी आवश्यक है। तो खेत से अब खरपतवार निकालने के लिए जो विधियां हैं वो भी 2 प्रकार की हैं।
एक जो विधि है वो औजारों के द्वारा होती है और दूसरी है रासायनिक विधि। सबसे पहले हम विधि यांत्रिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो खरपतवार निकालने के लिए कौन सी विधि? यांत्रिक विधि। तो देखिए यांत्रिक विधि में क्या करते हैं, यांत्रिक विधि में करते हैं निराई गुड़ाई। निराई क्या होते हैं? हाथ द्वारा खरपतवार निकालना। और गुड़ाई होती है किसी यंत्र द्वारा खरपतवार निकालना। यंत्र द्वारा कैसे? जैसे दराती द्वारा, दराती से निकाल लें, या खुरपी द्वारा, खुरपी से निकालते हैं, कुदाली द्वारा। तो इनके द्वारा जो हम खेत में करते हैं ना समय समय पे गुड़ाई, जैसे फसल हमने ली, फिर कुछ दिनों के बाद में हम करने जाते हैं, क्या कहते हैं अपनी भाषा में, राजस्थानी जो भाषा है उसमें तो कहते हैं खोदा करने जा रहे हैं। तो वो जो खोदा करना है इनसे कर रहे हैं यदि हम किसी यंत्र के द्वारा, तो वो गुड़ाई है। हाथ से यदि हम निकाल रहे हैं चुन चुन के, तो वो कहलाती है निराई। तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाला जा सकता है यांत्रिक विधि में। अब रासायनिक विधि क्या है? तो रासायनिक विधि जो है इसमें रसायनों का उपयोग करते हैं। रसायनों के उपयोग द्वारा खरपतवार निकालना ही रासायनिक विधि में आता है। तो रसायनों के उपयोग द्वारा, जैसे जो गेहूं है, गेहूं के अंदर 2,4-D एक रसायन आता है। इस 2,4-D नामक रसायन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसका यदि छिड़काव करते हम 2,4-D का, तो गेहूं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और केवल खरपतवार को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बाजरे में हम एट्राजीन का छिड़काव कर सकते हैं, है ना। तो ये जो रसायन है, कुछ रसायन जो केमिकल होते हैं, इनको खेत में छिड़कना होता है। छिड़काव करने से खरपतवार तो नष्ट हो जाते हैं और फसल हमारी सुरक्षित बची रहती है। लेकिन ये जो रसायन है ये क्या करते हैं, खेत में नुकसान भी पहुंचाते हैं, मृदा की संरचना को खराब कर रहे हैं और उर्वरा क्षमता को नष्ट करते हैं। विषाक्त भी होते हैं, यदि हम सीधा ही हम सेवन करते हैं फिर उसका जो फसल उत्पाद है उसको, तो हमें नुकसान भी कुछ सीमा तक हो सकता है। तो इसलिए हमें निराई गुड़ाई ही ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, वहाँ पर मज़दूर भी उनको समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, और फिर ये जो कार्य है ये कार्य महंगा भी ज़्यादा है, मतलब इसमें खर्च भी अधिक है और इसमें परिश्रम भी ज़्यादा है। इसलिए अधिकतर जो उपयोग है वो रासायनिक विधि का ही किया जाता है। तो रासायनिक विधि द्वारा भी खरपतवार निकाले जाते हैं। खरपतवार जब खेत से निकाल लिए जाते हैं, तो अब अगला जो चरण है वो चरण है धीरे धीरे जो फसल है वो अब हमारी पकने जा रही है। इस बीच में फसल जब पके उससे पहले जानवरों से भी सुरक्षा की जाती है। अब जानवरों के ये पॉइंट लिख सकते हैं आप, 5-6वां पॉइंट भी बना सकते हैं भाई, जानवरों से सुरक्षा। तो जानवरों से सुरक्षा कैसे करेंगे? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फसल को खाते हैं सीधा, जैसे गाय है, भैंस है, और ये जो नील गाय हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो फसल में घुस जाते हैं और बहुत से पौधों को खाते भी हैं और दौड़ वोड़ लगा कर नष्ट भी कर देते हैं पौधों को। तो इसमें क्या बचाव के लिए क्या करें, हम बाड़ लगाएं, खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी चाहिए। कांटेदार जो तार हैं उनसे बाड़ लगा सकते हैं, जिससे जो पशु हैं इनके द्वारा खेत में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दूसरा होता है कुछ कीट पतंगे होते हैं, कुछ रोग होते हैं, वो फसलों में लग जाएं तो क्या करें, तो उन रोगों से बचाव के लिए जो दवाइयां हैं
वो समय समय पर खेत में हम डालते रहें, खेत को देखते रहें कि किसी प्रकार का कोई पेस्ट मतलब कोई रोग कीट या कोई रोगाणु वगैरह खेत में लग तो नहीं गया है, फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, फसल की जड़ें तो ठीक हैं, तना उसकी पत्तियां, उनके लक्षणों को देखकर हम जो किसान मित्र हैं जो उनको हम खेत में ला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, वो समय समय पे हमें जो दवाइयाँ बताएंगे उनका हम छिड़काव करेंगे। तो छिड़काव होने के बाद में अब हम फसल धीरे धीरे पकती है, तो फसल को पकने के बाद में फसल की कटाई करते हैं। तो अपना जो चरण है, 6वां चरण हो गया पशुओं से सुरक्षा, 7वां चरण है फसल की कटाई। तो हम पढ़ेंगे फसल की कटाई। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, फसल की कटाई। तो लिखेंगे फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही फसल की कटाई कहलाता है। कटाई कहलाता है। अब फसल की कटाई करने के लिए किससे करते हैं? दराती से करते हैं। दराती से करते हैं। दराती एक हंसिया होती है जिस पे क्या होते हैं, दांते से लगे होते हैं, उनके अंदर दांत की सी संरचना होती है, निकले हुए मोटे नुकीले। चित्र में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? दराती है। इसके द्वारा पौधों को काटा जाता है। और वीडियो में आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं फसल की कटाई कर रहे हैं, और कटाई करने के बाद में क्या करते हैं, ये काटते भी जा रहे हैं, और साथ साथ जो इनकी जो ये इनको पुंज में कटाई कर रहे हैं इनकी, तो ये इनके बांध देते हैं, इनको इकट्ठा करके पौधों को एक जगह करके तो पुलियाँ बना देते हैं, और इस प्रकार से फसल को ये संरक्षित करते जा रहे हैं। बाजरे की जो फसल होती है उसमें क्या किया जाता है? बाजरे की फसल में ऊपर वाला जो भाग है उसको काट लिया जाता है, उसको तो अलग इकट्ठा करते हैं, और नीचे की जो पशुओं के लिए जो चारा है उसको अलग इकट्ठा किया जाता है। दूसरी प्रकार से जो कटाई है वो एक हार्वेस्टर मशीन द्वारा करते हैं। हार्वेस्टर मशीन है, इसके द्वारा भी कटाई की जाती है। जो बड़े बड़े खेत हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत बड़े बड़े खेत हैं लोगों के पास, तो वहाँ पे मज़दूरों के द्वारा कटाई नहीं करवा के हार्वेस्टर जो मशीन है, एक मशीन आती है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये जो मशीन है ये क्या करती है? ये एक साथ फसल पे चलती है और फसल को काट के एक तरफ रखती जाती है, इकट्ठा करती जाती है। तो इससे समय भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से फसल की कटाई की जाती है। और फसल की कटाई के बाद में अगला चरण है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? तो फसल से दाने व चारे को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। प्रक्रिया ही थ्रेसिंग कहलाती है। 8वां जो चरण है फसल उत्पादन का वो थ्रेसिंग है। फसल के
फसल जो है हमारी उसमें दाने को अलग और चारे को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। अब थ्रेसिंग जो है वो थ्रेसर मशीन द्वारा भी की जाती है। एक थ्रेसर मशीन आती है, थ्रेसर मशीन, इसके द्वारा भी अलग किया जाता है। और परंपरागत विधि की बात करें तो परंपरागत विधि में क्या है, पहले जो बेल हैं, बेलों के जो पेड़ होते हैं उनसे फसल जो है उसको क्या किया जाता था, बैलों को चलाया जाता था। फसल को एक जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर बैलों को चलाते थे। बैलों के जो पैर हैं, इन पैरों से पैर जब फसल पे गिरते थे तो दाने अलग हो जाते, चारा अलग हो जाता था। इसके बाद में क्या करते थे, उसको जब हवा जिस दिन चल रही हो उस दिन एक बड़े से पात्र में रख के उसको ऊपर से नीचे की तरफ डालते थे, तो हवा के द्वारा चारा अलग हो जाता था और गेहूँ वहाँ पे इकट्ठे हो जाती है, या जो दाना जो भी है वो इकट्ठा हो जाता था। तो ये प्राचीन विधि, अब कोई नहीं करता ऐसा, आजकल सब आधुनिक विधि के द्वारा ही अलग करते हैं। तो थ्रेसर सबसे ज़्यादा उपयोगी मशीन और सब जगह देखने को मिल जाती है। थ्रेसर मशीन आज सब ने देखी है। इसके अलावा एक कंबाइन मशीन होती है। एक कंबाइन मशीन होती है। कंबाइन मशीन जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो कंबाइन मशीन है ये क्या करती है, ये फसल को काटती भी है और काटने के साथ ही ये चारे को अलग कर देती है, दाने को अलग करती है। अलग करने के बाद में एक बोरी के अंदर इसको दाने को भर भी देती है, बोरी के जो टांके लगाने होते हैं वो भी लगा देती है और एक तरफ इकट्ठा या संग्रहित करती जाती है। तो जहाँ जो बड़े कृषक होते हैं, बड़े कृषकों के पास जो बड़े खेत हैं, उन पे मज़दूरों की व्यवस्था भी नहीं होती और थ्रेसर के द्वारा इतना अधिक जो अनाज है वो नहीं निकाला जा सकता। तो इस कंबाइन मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, कम समय में अधिक खेत की कटाई भी हो जाती है और साथ ही साथ भूसे से जो अनाज है वो अलग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से थ्रेसिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद में है भंडारण। फसल उत्पादन का नौवां जो चरण है भंडारण करना। जो फसल हमने बहुत ही अधिक समय लगाकर प्राप्त करी है उसको यदि हम खेत में ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, बरसात के कारण और बहुत से जो चूहे हैं और अन्य प्रकार की जो व्याधियां हैं उनके कारण फसल नष्ट हो जाएगी, नमी के कारण भी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फसल का भंडारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो खेत में से फसल को किसी भी मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा या फिर और किसी वाहन के द्वारा भंडार गृह तक पहुंचाना ही फसल का भंडारण कहलाता है। अब देखो, भंडार गृह जो होते हैं वो नमी युक्त नहीं होने चाहिए और वातानुकूलित होनी चाहिए, वायु उनके अंदर आती जाती रहनी चाहिए। इसका मतलब खिड़कियां होनी चाहिए भंडार गृह में और अंधेरा नहीं होना चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, फसल को जब भंडारित करें उससे पहले भंडार गृह की अच्छे प्रकार से सफाई करेंगे, उसको अच्छी प्रकार से धूप लगाएंगे और साथ ही साथ जो फसल हम भंडारित कर रहे हैं उसको भी धूप में कई दिनों तक सुखाते हैं। तो फसल में केवल 9 से 10% नमी ही रहनी चाहिए, उस अवस्था में हम फसल को भंडारित करते हैं। तो बोरियों में भरते हैं फसल को और उसके बाद में भंडार गृह में रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कृंतक हैं, जैसे चूहे हैं, है ना, और बहुत से जैसे इल्लियाँ हैं, ये जो कृंतक है ये अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाए। तो विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, जैसे नीम की पत्तियों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो गोलियां हैं वो हम बोरियों के आसपास रख देते हैं, जिससे चूहे वगैरह उन बोरियों के पास नहीं आते और हमारा जो अनाज है बहुत अधिक समय तक भंडारित रहता है। तो इस प्रकार से फसल का भंडार किया जाता है। तो फसल उत्पादन के इस प्रकार से ये सारे 9 चरण आपको विस्तार से मैंने समझा दिए हैं। यदि आपको दोबारा भी समझना है तो इस वीडियो को रिवाइज करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन की बात करते हैं। ये तो फसलों से भोजन कैसे हमने तैयार किया है, अन्न कैसे प्राप्त किया है। अब जंतुओं से भोजन क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। तो अब तक की प्रोसेस में हमने पढ़ा कि फसल उत्पादों से भोजन कैसे मिलता है हमें और कैसे हम एक फसल को तैयार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं से भोजन के बारे में। जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त होता है। देखो, समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं या समुद्र की तरफ रहने वाले जो लोग हैं
तो वहाँ पे जो प्रमुख आहार है वो मछली होता है, मछली है, झींगा है, और समुद्री जो उत्पाद हैं उनके ऊपर ही वो भोजन के रूप में ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जैसे केरल है ना, बंगाल है, वहाँ के लोग चावल और मछली ही ज़्यादा खाते हैं भोजन आहार के रूप में। और पशुओं से और क्या भोजन मिलता है हमें? दूध मिलता है, मांस मिलता है, और दुग्ध उत्पाद मिलते हैं। दुग्ध उत्पादों में जैसे घी है, मक्खन है ना, और छाछ भी मिलती है, और दूध के और भी उत्पाद हम बना लेते हैं बाद में, मिठाइयाँ वगैरह। तो इस प्रकार से जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन है। अब इसमें हम एक टॉपिक पशुपालन और पढ़ लेते हैं छोटा सा। पशुपालन क्या है? तो देखिए, पशु जो होते हैं, पशुओं को बड़े पैमाने पर पालकर उन्हें आवास, भोजन, जल एवं सुरक्षा प्रदान करना ही पशुपालन कहलाता है। पशुओं को बड़े पैमाने पर हम पालें, उनको आवास दें, भोजन, जल, सुरक्षा इत्यादि प्रदान करें, जिससे हमें पशु क्या करें, समय समय पर अपने दुग्ध उत्पाद हैं, मांस हैं, इत्यादि चीज़ें यदि हमें उपलब्ध करवा रहे हैं तो इससे ही हम पशुपालन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न अभ्यास दे रखा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है, इसमें दे रखा है तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो हमें जानते हैं कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम फसल कहते हैं। तो इसमें हम भर देंगे फसल, इसमें लिखेंगे हम फसल, फसल कहते हैं। इसके बाद में फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या है? मिट्टी की तैयारी है। पहला जो चरण है वो है मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की तैयारी करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। लिखेंगे तैरने लगेंगे, तैरने आएगा यहाँ। इसके बाद में है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या है, क्या ऑप्शन दे रखा है? तो मिट्टी से जल और पोषक तत्व। तो वहाँ लिखेंगे हम मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व। तो जल तथा पोषक तत्व आवश्यक है। अब कॉलम ए को बी से मिलान करना है। तो इसमें देखिए, कॉलम ए में दे रखा है खरीफ, रबी, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, और बी में इनसे मिलने वाले उत्पाद हैं। तो देखिए, खरीफ की जो फसल है वो कौन सी है? तो खरीफ की फसल हम जानते हैं कौन सी है, धान, मक्का जो है खरीफ की फसल है। रबी की फसल की बात करें तो हमें पता है रबी की फसल कौन सी, गेहूँ, चना, टमाटर, मटर जो है वो रबी की फसल है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि खरीफ की फसल, ई वाला ऑप्शन जो है खरीफ की फसल से जुड़ रहा है, और डी वाला जो ऑप्शन है वो रबी की फसल से जुड़ता है। रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं ये जो हैं ये रासायनिक है, यूरिया एवं सुपर फास्फेट यानी बी। और कार्बनिक खाद कौन सी? कार्बनिक खाद इसमें है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। सी इसमें
राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खाद का। इस प्रकार से कॉलम ए की बी से चयन करेंगे तो हम लिखेंगे खरीफ की फसल, जो ई है ऑप्शन इससे मिलेगा। रबी की फसल डी ऑप्शन। रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं तो बी वाला ऑप्शन है। और कार्बनिक खाद में कौन सा है, सी वाला है। ए वाला किसी से नहीं मिला, मवेशियों का चारा। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। खरीफ की फसल के दो उदाहरण ऊपर से देख सकते हैं। खरीफ की फसल के दो उदाहरण पूछे तो आप यही दो उदाहरण दे सकते हैं। रबी की फसल के दो उदाहरण या तीन उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। इसके बाद में निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो मिट्टी तैयार करना आपको मैंने पढ़ा दिया, तो उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में बुआई करना, निराई क्या होती है, निराई गुड़ाई जब आपको बताई थी तो मैंने परिभाषा लिखवाई थी निराई और गुड़ाई के अलग अलग, वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। थ्रेसिंग लिख सकते हैं। तो मिट्टी तैयार करना यानी मिट्टी को तोड़ना, मिट्टी को भुरभुरा करना, उलट पुलट कर उसको पोला बनाना ही मिट्टी की तैयारी कहलाता है। बुआई की बात करें तो स्वस्थ बीजों को खेत में बोना बुआई कहलाती है। निराई की बात करें तो हाथ के द्वारा खरपतवारों को निकालना निराई। और थ्रेसिंग की बात करें तो फसल से चारा अलग और दाना अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से भिन्न किस प्रकार हैं। तो आपको जो मैंने बताया था खाद और उर्वरक में अंतर, वो अंतर आपको करना है। खाद और उर्वरक में जो अंतर है वो अंतर ही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन। तो सिंचाई की परिभाषा करनी है कि खेत में नियमित अंतराल पर जो जल दिया जाता है वो सिंचाई कहलाती है। और संरक्षित करने वाली दो विधियां हैं, एक फव्वारा विधि और दूसरी बूंद बूंद सिंचाई विधि। उनका वर्णन भी करना है जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। रबी की फसल हमेशा शीत ऋतु में होती है, खरीफ ऋतु में नहीं हो सकती, क्योंकि खरीफ ऋतु में वर्षा की ऋतु है और गर्मी भी इस समय ज़्यादा होती है। तो गेहूं जो है, गेहूं के बीजों का अंकुरण नहीं होगा, और यदि अंकुरण हो भी गया तो गेहूं की फसल जिस प्रकार से रबी की मतलब शीत ऋतु में जिस प्रकार से वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, उस प्रकार खरीफ ऋतु में नहीं कर पाएगी और हमें गेहूं का उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेत में यदि लगातार हम फसल उगाते रहें तो मिट्टी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। खेत में लगातार यदि हम फसल उगाते हैं तो उर्वरक जो हैं खेत की उर्वरक शक्ति जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और मिट्टी बंजर होती चली जाएगी। तो इसलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगाना चाहिए। खेत में यदि फसल उगाएं तो कैसे उगाएं, वो थोड़ा सा जो भाग है वो मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं, यहाँ बता देता हूँ। खेत में फसल जो उगाएं वो हमेशा मिश्रित फसल उगानी चाहिए। मिश्रित फसल से भी करते हैं। और एक जो खेती है वो खेत में एकांतर फसलें उगानी चाहिए। यदि इस बार हमने ज़्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसल बोई है तो अगली बार हम कम पोषक तत्व लेने वाली फसल बोएंगे। अधिक गहरी जड़ों वाली फसल लेने के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसल लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिश्रित खेती करनी चाहिए, जिससे मिट्टी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और समय समय पे खाद और उर्वरक डालकर हम मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की संरचना खराब हो जाएगी, उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाएगी, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी और अंत में मिट्टी बंजर हो जाएगी। इसलिए लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए, कुछ समय के लिए खेत को खाली भी छोड़ना चाहिए। इसलिए हम बारानी भूमि छोड़ते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, खरपतवार क्या हैं। मैंने बताया आपको खरपतवार की परिभाषा कि फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे। इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो यांत्रिक विधि के द्वारा भी और रासायनिक विधि के द्वारा भी, इन दोनों विधियों के द्वारा मैंने नियंत्रण आपको बताया, वो लिखना है। इसके बाद में है नीचे कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाना है और गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए जिससे। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयार करने के बाद में खेत की जुताई करना पड़ेगा। जुताई करने के बाद में हम बुआई करेंगे।
बुआई करने के बाद में क्या करेंगे, खाद देंगे, फिर इसके बाद में सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद में कटाई होगी और अंत में फसल को चीनी मिल में भेजना। तो ये क्रम है मिट्टी की तैयारी, खेत की जुताई, खाद, बुआई, खाद देना, इसके बाद में सिंचाई, कटाई और चीनी मिल में भेजना। तो इस प्रकार से ये होगा। इसके बाद में एक पहेली है, उस पहेली को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये निर्देश दे रखे हैं जिसके सहायता से आप पहेली को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो प्रश्न हैं पूरे होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है और नेक्स्ट जो चैप्टर है हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।